नमस्कार प्यारे बच्चों और प्यारे मित्रों। आज के लेक्चर 2 में हम लोग आधुनिक परमाणु संरचना की कोष और उपकोषों के बारे में वर्णन करेंगे। तो आइए देखते हैं सेल और सब सेल क्या होती हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कहा गया कि निश्चित ऊर्जा वाले विभिन्न दीर्घ वृत्ताकार पथ जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं कोष कहलाते हैं या कक्षा कहलाते हैं। हमने पीछे के सारे लेक्चर में आपको बताया था कि ये आपका ये नाभिक और इसके चारों तरफ ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं हैं, और इन दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, निश्चित ऊर्जा होती है। और इन्हीं दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं इस तरह से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इन्हीं जिन कक्षाओं में घूमते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, कोष, यानी उनको हम लोग कोष नाम देते हैं। दीर्घवृत्ताकार वाली कक्षाओं को हम लोग कोष कहते हैं। ठीक है, अब कोष की बात करें तो अब देखिए कोष की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। देखिए जो कोष होता है उसको जो आंतरिक कोष की जो ऊर्जा होती है वो सबसे कम होती है, और जो बाहरी कोष की ऊर्जा होती है वो सबसे अधिक होती है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर और एक यहाँ पर आदमी है, ठीक, और जो आदमी है यहाँ पर सपोज करिए यहाँ पर एक टीचर खड़ा है। अगर ये आवाज़ देगा तो इसको तक ज़्यादा जाएगी, इस तक कम जाएगी। ठीक है, तो यानी प्रभाव इस पर ज़्यादा होगा, इस पर कम होगा। तो जो नज़दीक की कक्षा होती है ना, ठीक है, जो नज़दीक की कक्षा होती है उसकी जो ऊर्जा एनर्जी है, यानी ये जो बोलता है उसकी ताकत कम लगेगी, यहाँ पर ज़्यादा लगेगी। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं एक दूसरा उदाहरण ये बताता हूँ कि जो नज़दीक लोग होते हैं, ठीक, जैसे जो नज़दीक लोग होते हैं उनकी वैल्यू कम होती है, जो दूर होते हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। सपोज़ तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि आंतरिक कोष की जो ऊर्जा होगी वो कम होगी, यानी जो अंदर वाली जो कोष होगी उसकी ऊर्जा कम होगी, और अंदर वाली कोष कौन होगी, के होगी। ठीक है, हमने बताया था के एल एम एन, ये इस क्रम से। तो अंदर की जो कोष है के की ऊर्जा कम होगी और एल की ऊर्जा अधिक होगी, फिर एम की अधिक होगी, फिर एन की अधिक होगी। इस तरह से ऊर्जा का क्रम चलता रहेगा। ये देखिए यहाँ पर के बराबर यानी एन बराबर 1, एल बराबर 2, इस तरह से ये कोष के नाम है। और ये आपको एक फिगर देखिए दिख रहा है। इस फिगर पे देखिए ये मैंने जो बनाया है ये क्या है, ये नाभिक है, और नाभिक में देखिए ये के कक्षा है, ये बना है, फिर एल कक्षा, फिर एम और एन। इस तरह मैंने अलग अलग कलर करके बनाया। देखिए के कक्षा, ठीक है, फिर एल कक्षा, फिर एम कक्षा और फिर एन कक्षा। तो अगर अब यही बात की जाए इस कलर की बात की जाए, ठीक, तो एक मिनट, हाँ, हम लोग बात कर रहे थे। अगर इस कक्षा की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर इसकी ऊर्जा कम होगी, फिर इसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी, इसकी, यानी सबसे बाहरी जो ऊर्जा है वो सबसे ज़्यादा होगी। तो ऊर्जा का जो बढ़ता क्रम होगा वो क्या होगा, के की ऊर्जा, फिर एल की ऊर्जा, फिर के एल एम की ऊर्जा, फिर एन की ऊर्जा। इस तरह से कोष में जो ऊर्जा का क्रम है वो बढ़ता जाता है। ज्यों ज्यों कोष बाहर की तरफ जाएंगे, यानी संयोजी कोष की तरफ जाएंगे, तो ऊर्जा बढ़ती जाती है। चलिए कोष के बाद बात की जाती है उपकोष की, ठीक है, सब सेल की। तो देखिए उपकोष क्या है कि प्रत्येक कोष या कक्षा में एक या एक से अधिक उपकोष से बनी होती है। ठीक है, जो कोष हमने अभी बनाया था इस तरह से, इन कोष के अंदर भी उपकोष होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बात की जाए कि ये मैंने एक घर के बारे में कहा, ठीक है, ये एक घर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कोष। घर को हम लोग क्या बोलेंगे, कोष। अब जब घर में एंट्री किए तो पता लगा कि यहाँ पे कमरे बने हैं, ये इस तरह से रूम बने हैं, तो जो पूरा घर था वो तो कोष हो गया, जो कमरे हमें दिखाई दिए वो क्या हो गए, उपकोष। तो कोष तो हम मानेंगे कि घर है, लेकिन जब अंदर जाएंगे तो उन घर के अंदर के कमरों को हम लोग उपकोष कहेंगे। सेम यही कंडीशन होती है और परमाणु के कक्षकों में जो के एल एम एन होते हैं वो कोष होते हैं, लेकिन के एल एम के अंदर भी उपकोष होते हैं। ठीक, तो उन्हें प्रत्येक कोष या कक्षा एक या अधिक उपकोषों से बनी होती है, जो इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन के त्रिविमीय ग्राफिक प्लॉट या
या आंतरिक परमाणु संगठन पर आधारित होती है। चलिए ये सब छोड़िए, आप 3D समझ लीजिए कि 3D संरचना में जो बनी होती हैं, ठीक है, वो उपकोष होती हैं। और उन उपकोषों में जो तरंग फलन मैंने आपको पीछे बताया था, श्रोडिंगर का वेव तरंग, ठीक है, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन होता है वो उसके वही डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, कैसे है और किस वेग से घूम रहा है। और प्रत्येक जो उपकोष होती है उसमें फिर एक से अधिक कक्षक होते हैं। अब आपको इसको मैं एक चित्र के द्वारा समझाता हूँ। देखिए, आप मानिए कि ये आपके पास कोई कक्षा है, ठीक है। अब इस कक्षा के भी भाग होंगे। मान लो हमारे पास ये के कक्षा है, तो इसकी तो कोई बात नहीं, हम बात करेंगे अगर एल की, ठीक है, ये हमारे पास एल कक्षा है, ठीक है। इसके भी 3 भाग होंगे जिसको हम तो ये होगा एल कक्षा और ये हो गई आपकी उपकोष पी। और इसके अंदर ये देखिए, ये जो है ये कक्षक है, ये इस तरह से कक्षक है। तो कहने का मतलब ये है कि घर के अंदर रूम के अंदर जो मैंने बताया जो रूम है, अब रूम के अंदर भी अगर अलग अलग बेड लगे हैं तो वो आपको उपकोष यानी ऑर्बिटल्स होंगे। तो 3 बातें हमने सीखा। कोष क्या होंगे, जो आपका घर है वो कोष है, घर के अंदर बने कमरे क्या हैं, उपकोष हैं, और कमरों के अंदर रूम के अंदर पड़े हुए बेड वो आपके कक्षक हैं। तो ठीक, तो इस तरह से उपकोष हो गया। उपकोष का वर्गीकरण करते हैं। चलिए देखिए, उपकोष 4 प्रकार के, वैसे तो S, P, D, F, G और H ये हैं। तो ये आगे लेवल में पढ़ाए जाते हैं। आपका SPDF से काम अभी तक चल जा रहा है। तो जितने पीरियडिक टेबल में अभी तक 117 तत्व खोजे गए हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SPDF में पूर्ण रूप से भर जाते हैं, इसलिए आगे की व्याख्या नहीं की जाती। हालांकि साइंटिस्टों के अनुसार G और H ऑर्बिटल्स भी खोजे जा चुके हैं और उनमें इलेक्ट्रॉनों का निर्धारण बाकी है। खैर, तो हम लोग बात करते हैं S ऑर्बिटल की, P ऑर्बिटल की, D ऑर्बिटल की और F ऑर्बिटल की। तो पहले बात करेंगे S ऑर्बिटल की। तो देखते हैं S ऑर्बिटल में क्या होगा। इसका पूरा नाम शार्प होता है, S का पूरा नाम शार्प होता है। इसकी आकृति गोलाकार होती है इस तरह से। देखिए, S ऑर्बिटल में केवल एक अभिविन्यास होता है, यानी इसको इस तरह से ये एक कॉन्फ़िगरेशन होगा। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सभी दिशाओं में समान होती है। यानी अगर ये नाभिक है तो इसमें चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, उनकी संभावना चारों तरफ समान होगी। चाहे इधर इलेक्ट्रॉन देखा जाए चाहे इधर, यानी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी समान होगी। नाभिक पर आवेश मेघ का घनत्व सर्वाधिक होता है, नाभिक से दूर जाने पर घटने लगता है। कहने का मतलब जहाँ पे नाभिक होगा उस जगह इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक होगी, तो उसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोला जाता है। ज्यों-ज्यों नाभिक से दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी कम होती जाती है, अर्थात घटने लगती है। ठीक, एस ऑर्बिटल की साइज 1s ऑर्बिटल की साइज से अधिक होगी। क्यों? क्योंकि नोडल प्लेन होते हैं, यानी ये एस है और अगर ये 1s है तो ये इस तरह से आपका 2s है। तो किसका साइज ज़्यादा हुआ, 2s का ना। तो यही कहा गया कि 2s ऑर्बिटल की जो साइज होती है वो 1s ऑर्बिटल की साइज से अधिक होती है। नाभिक से दूरी जाने पर साई स्क्वायर का मान 0 होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 हो जाती है। ज्यों-ज्यों दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाते रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। प्रोबेबिलिटी कम होगी तो साई स्क्वायर का मान भी क्या होता है, धीरे धीरे कम होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने के कारण साई स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट है उच्च एस ऑर्बिटल में n1 नोडल सरफेस उपस्थित रहते हैं, जहाँ देखिए ये मुख्य क्वांटम संख्या में भी क्वांटम थ्योरी में आप पढ़ाया जाएगा। तो मुख्य क्वांटम संख्या जब आएंगी प्लेन होते हैं, नोडल प्लेन पाए जाते हैं SPDF में। तो कह रहा है कि एस ऑर्बिटल में n1 नोडल प्लेन होता है। देखिए ये यहाँ पर मैं इस पर कोई नोड नहीं है, कोई तल नहीं है, 1s है, ठीक है, 1s है। 2s पर देखिए 2 है, एक 1s वाला हो गया और एक 2s वाला हो गया, तो 2 नोड हो गए। 3s वाले में एक 1s का हो गया, एक 2s का हो गया, एक 3s का हो गया, इस तरह से 3 नोड हो गए। अगर 4s का आ जाएगा तो 4 नोड होंगे। इस तरह से ज्यों-ज्यों हम सब एस ऑर्बिटल्स में बढ़ते जाएंगे, ज्यों-ज्यों उनका क्रम बढ़ता जाएगा 1s 2s 3s 4s तो उनके प्लेन नोडल प्लेन भी बढ़ते जाएंगे। तो 1s में केवल एक कोई नोड नहीं होगा, 2s में एक नोडल प्लेन होगा, ठीक है,
और 3s में 2। आप ऐसा समझिए कि ज्यों ज्यों आकार 3s s का नंबर बढ़ता जाएगा उससे एक कम करके आप नोडल प्लेन बता सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ 1s का है तो इसमें एक कम करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कोई प्लेन नहीं। ठीक है, देखिएगा अगर 1s का मैं पूछूं कि 1s में कितने नोडल प्लेन होंगे तो 1s की बात करें तो इसके पीछे जो 1 लिखा है इसे अगर एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी कोई प्लेन नहीं। 2s है, 2s से हम अगर घटाएंगे यानी 2 से 1 निकालेंगे तो क्या होगा 1, यानी एक प्लेन है। 3s से अगर 1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2, यानी 2 प्लेन है। इस तरह से नोडल प्लेन की संख्या ज्ञात की जा सकती है। देखिए एस ऑर्बिटल को हम लोग इस तरह लिखते हैं, और वैसे कहा गया ये गोलाकार होता है, यानी इसकी साइज तो ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन सुविधा अनुसार हम लोग इसको रेक्टेंगल के रूप में भी लिखते हैं, और स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। और इसमें कक्षक की संख्या 1, देखिए एक कक्षक है ना, ये एक कक्षक है। ठीक है, कक्षक की संख्या 1 यानी ये एक कक्षक है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन अगर हम इस तरह बनाएंगे एक कक्षक तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो जाएगी। यानी कहने का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके आधी कक्षक होती है, या जितनी कक्षक होंगे उसका दुगना इलेक्ट्रॉन होगा। अगर कक्षक 1 है तो इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो कक्षक 1 होगी। मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे अच्छे से। देखिए अब दूसरा है पी ऑर्बिटल। इसका पूरा नाम प्रिंसिपल होता है। इसकी आकृति डंबल शेप होती है। डंबल देखा है आपने, जो जिम वाले में किया जाता है ऐसे पकड़ के, है ना, वो डंबल शेप होती है। और देखिए पी ऑर्बिटल में 3 कक्षक होते हैं जिन्हें पी एक्स वाई जेड से निरूपित करते हैं। इनके लोब्स में क्रमशः एक्स वाई जेड कक्षों की ओर अभिविन्यासित होते हैं। पी ऑर्बिटल में दिशात्मक गुण होता है तथा इलेक्ट्रॉन का घनत्व विशेष जगहों दिशाओं में अधिकतम होता है। देखिए ये थोड़ी लाइन है, इसको तो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। पी कक्षकों में दिशात्मक गुण होता है। जो पी होते हैं वो एक्स वाई जेड इस तरह से दिशात्मक चलते हैं, और इलेक्ट्रॉन का घनत्व विशेष दिशाओं में अधिकतम होगा। यानी कुछ ऐसी जगहें होंगी पी ऑर्बिटल में जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक हो जाती है। ठीक, तो पी है, जैसे जैसे पी सेल का साइज बढ़ने लगेगा वह पी ऑर्बिटल का साइज बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ेगा? देखिए पी सेल में अगर हम निकालेंगे तो यहाँ 2p हो जाएगा। ठीक है, फिर 3p आएगा, फिर 4p आएगा। तो अब आप अभी पीछे बताएगा कि जो 1 2 3p अगर होता जाएगा तो उनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो भी तो बढ़ते जाएंगे। तो ऑर्बिटल्स बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है, सभी प्रकार के पी ऑर्बिटल में केवल एक एंगुलर नोड प्लेन होता है। एंगुलर होता है यानी कोणीय, तो क्योंकि चूँकि वो इस तरह से एंगल उनसे बन जाएगा ना, ये देखिए ये एक्स वाई जेड इस तरह से बनेगा। तो जो एंगल डिपेंड करता है इन पर, तो इनमें जो नोड होता है वो एंगुलर कोणीय होता है। एंगुलर नोड केवल एल पर डिपेंड करता है। एल क्या होता है? एजीमुथल नंबर होता है, और उसी के आधार पर हम लोग निकालते हैं L-1 - L। इसके आधार पर हम लोग ज्ञात करते हैं इनके एल का मान। ठीक है, तो ये नोड कैसे निकलेंगे? जहाँ n होती है चुंबकीय संख्या। देखिए ये देखिए आपका पी ऑर्बिटल है ना, दिशात्मक होगा। देखिए एक्स एक्सिस पर चल रहा है, ये देखिए एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस है, ये इधर देखिए वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। तो इस तरह से हमने बताया था कि ये पी एक्स और पी वाई और पी जेड इस तरह से 3 ऑर्बिटल्स होंगे। ये पी एक्स, ये हो जाएगी पी वाई, और ये पी जेड। ठीक है, तो इस तरह से आपका पी ऑर्बिटल में 3 एक्सेस होती हैं। देखिए पी ऑर्बिटल में 3 कक्षक होंगे तो इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। मैंने आपको बताया कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसका आधा कक्षक होता है, या जितनी कक्षक होंगे उसका दुगना इलेक्ट्रॉन होता है। कक्षक की संख्या यहाँ बता रहे हैं, कक्षक की संख्या 3 तो इलेक्ट्रॉन 6। अगर मैं कहूँ 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो किस कक्षक? तो 3 कक्षक, और 3 कक्षक वाला आपका पी ऑर्बिटल। देखिए एक चीज़ और विशेष है, पी ऑर्बिटल जो है वो हमेशा केमिकल बॉन्डिंग में सेम साइज में जुड़ता है। जिधर धनात्मक आयन वाला होगा उधर ही धनात्मक वाला जुड़ेगा, ऐसा नहीं कि धन और ऋण वाले जुड़ जाएं। तो जो नोड होते हैं वो जो बॉन्डिंग बनाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज, ये पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, सॉरी पी ऑर्बिटल की। इस तरह से ये पी ऑर्बिटल जो जुड़ेगा वो इस तरह से जुड़ता है। एक मिनट, ये पी ऑर्बिटल यूँ और ये इस तरह से। ठीक है, तो आज यहीं तक, और प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आपको कंप्लेन है बिना किसी हिचक आप मुझे बताइए कमेंट्स करके मेरे 9307901337 व्हाट्सएप नंबर पर। मैं अपने आप को इम्प्रूवमेंट करूँगा, और मेरी कोशिश है कि आप सभी अच्छे से केमिस्ट्री सीख जाएँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।